हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग सचिन सर के नोट्स का दोस्तों 2023 का जो न्यू नोट्स दिया गया है वो उसका हम लोग आज ईवीएस का थ्योरी पार्ट 6 करने जा रहे हैं दोस्तों। जो भाई बहन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके प्लेलिस्ट में पहले ईवीएस का थ्योरी पार्ट को देखिए, क्योंकि थ्योरी पार्ट देखने के बाद ही आप 2023 में जो पूछा गया क्वेश्चन आंसर PYQ दोस्तों तभी आप उसको बनाइए, तब आपको आसान होगा दोस्तों। नहीं तो बहुत हार्ड हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि सबसे हार्ड ईवीएस ही पूछा गया था 2023 के एग्जाम में दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को देखते हैं तो दोस्तों तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, सिर्फ देख के भाग जाते हैं दोस्तों। इसलिए अगर देखते हैं वीडियो को जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए और दोस्तों को बोलिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि अपना परिवार थोड़ा विकसित हो जाएगा और अच्छा रहेगा दोस्तों। आपको अच्छे से अच्छे लेवल का इस चैनल पर और बढ़िया से बढ़िया संस्थान का कंटेंट उपलब्ध करवाया जाएगा दोस्तों। इसलिए चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का जो पार्ट रहने वाला है दोस्तों वो आपका पार्ट 6 है दोस्तों। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। आम के गुदे में गुड़ और चीनी मिलाकर मामरी द्रांद्रा आम पापड़, जिसे अमरोट बोलते हैं, उसे देहाती भाषा में अमरोट बोलते हैं। क्या बोला गया फिर से पढ़िए। आम के गुदे में गुड़ और चीनी मिलाकर मामड़ी और तांद्रा आम पापड़ बनाया जाता है। आम के गुदे मैंगो पल्प से गुड़ और चीनी मिलाकर धूप में इसलिए सुखाया क्योंकि गुड़ और चीनी का आम को खराब नहीं होने देगी। धूप से नमी नहीं रहेगी दोस्तों, क्योंकि वाष्प बन के उड़ जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अचार रखने से पहले शीशे को धूप में सुखाया जाता है ताकि शरीर से नमी निकल जाए। अगर शीशे में थोड़ी भी नमी रह जाएगी तो अचार सड़ जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आम के पूरे साल चलाने के लिए उसका अचार, आम पापड़ यानी चटनी, टॉफी, रस आदि कई चीज़ें बनाई जाती है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी ब्रेड या अन्य उत्पाद के पैकेट पर भी दी गई जानकारी से हमें उस सामान के बनाने की तिथि तथा उसके मूल्य का पता चलता है, और पैकेट से उस सामान को कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें इस्तेमाल हुई सामग्री और समाधान के व्यंजन के बारे में भी पता चलता है दोस्तों। सामग्री और सामान के वजन के बारे में भी पता चलता है दोस्तों। फिर से इस पॉइंट को देखिए दोस्तों, क्योंकि पूछा हुआ पॉइंट है दोस्तों, भी आई है दोस्तों। इसे आप लोग देखिए। किसी ब्रांड या अन्य उत्पाद के पैकेट पर दी गई जानकारी से हमें उस सामान के बनने की तिथि तथा उसके मूल्य का पता चलता है। पैकेट से उस सामान को कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें इस्तेमाल हुई सामग्री और सामान के वजन के बारे में पता चलता है दोस्तों। ब्रेड पर फंगल ब्रेड के सड़ने के कारण आती है। क्या बोला? ब्रेड पर फफूंदी ब्रेड के सड़ने के कारण आती है। हवा में फफूंदी के जीवाणु तैरते रहते हैं जो हवा के साथ ब्रेड पर आ जाते हैं दोस्तों। किसी पानी से भरे हुए बर्तन में नमक की उचित मात्रा डालने पर अगर उसमें नींबू डाला जाए तो नींबू तैरने लगेगा दोस्तों। क्या होगा? नींबू तैरने लगेगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। पाश्चुकरण देखिए। पाश्चुरीकृत मिल्क दोस्तों। पाश्चुरीकृत दूध देखिए, वह दूध जिसे रोगाणुओं को मारने के लिए एक विशेष समय के लिए विशेष तापमान पर गर्म किया जाता है दोस्तों। इस प्रक्रिया में दूध को लगभग 7 डिग्री सेल्सियस तथा 15 डिग्री से 30 डिग्री तक गर्म किया जाता है और फिर अचानक ठंडा करके स्टोर कर दिया जाता है दोस्तों। ऐसा करने से दूध में हानिकारक रोगाणु हार्मफुल जर्म से खत्म हो जाते हैं।
इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर ने की थी। यह प्रक्रिया खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने में मदद करती है दोस्तों। पाश्चुकृत दूध को बिना उबाले भी पिया जा सकता है क्योंकि यह हानिकारक रोगाणु मुक्त होता है दोस्तों। देखिए क्या बोला गया दोस्तों, पाश्चुकृत दूध बिना उबाले भी पिया जा सकता है क्योंकि यह हानिकारक रोगाणु मुक्त होता है दोस्तों। खमीरीकरण देखिए, खमीरीकरण फर्मेंशन कहते हैं, एक उपापचय प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया है दोस्तों? खमीरीकरण उपापचय प्रक्रिया है, मेटाबोलॉजिक प्रोसेस है दोस्तों, जो शर्करा को अम्ल, गैस और मदय, गैस या मदय कन्वर्ट शुगर टू एसिड, गैस और अल्कोहल में परिवर्तित करती है। यह खमीर और बैक्टीरिया ईस्ट एंड बैक्टीरिया में होता है दोस्तों। और ऑक्सीजन से वंचित मांसपेशियों के कोशिकाओं में मसल सेल्स भी होता है। खमीरीकरण का उपयोग सामान्यतः माइक्रो ऑर्गेनिज्म के समुदाय के विकास के संदर्भ में किया जाता है। अक्सर कोई विशेष रासायनिक उत्पाद स्पेसिफिक केमिकल प्रोडक्ट उत्पन्न करने के उद्देश्य से दोस्तों। ये आगे बढ़ते हैं। खमीरीकरण फर्मेंशन एक प्रकार का रासायनिक प्रक्रिया है। तो क्या एक प्रकार रासायनिक प्रक्रिया जिसमें जीवाणु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अथवा एंजाइम की उपस्थिति में जटिल कार्बनिक पदार्थ, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को धीरे धीरे सरलतम पदार्थ में बदलना होता है दोस्तों। चलिए हम लोग खमीरीकरण के लिए एक उचित तापमान की आवश्यकता होती है। क्या होता है साथियों? खमीरीकरण के लिए एक उचित तापमान की आवश्यकता पड़ती है। अच्छे खमीरीकरण के लिए थोड़ी नमी, मॉइस्चराइज की भी आवश्यकता होती है दोस्तों। अच्छे खमीरीकरण के लिए थोड़ी नमी की आवश्यकता होती है। चलिए हम लोग हीमोग्लोबिन के बारे में चर्चा करते हैं। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं मतलब रेड ब्लड सेल्स में पाए जाने वाले प्रोटीन का एक प्रकार है दोस्तों, जिसमें आयरन, लोहा का एक अणु, मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। हीमोग्लोबिन फेफड़े, लंग्स के शरीर के ऊतकों, टिश्यू का ऑक्सीजन ले जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों, लंग्स तक पहुंचाने का काम करता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा रक्त में दोस्तों, ब्लड में 100 मिलीमीटर के आधार पर मापा जाता है दोस्तों। इसे डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है और 1 डेसीलीटर का मतलब 100 मिलीलीटर ml होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयु और जेंडर, एज ऑफ जेंडर के आधार पर हीमोग्लोबिन की मात्रा दोस्तों। नवजात शिशु में दोस्तों समान कितना हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है? देखिए दिया गया आयु और जेंडर के आधार पर हीमोग्लोबिन की मात्रा। तो नवजात शिशु में दोस्तों 17 से 22 डेसीमीटर होता है हीमोग्लोबिन की मात्रा, और 1 सप्ताह का शिशु में 15 से 20 सेंटीमीटर का होता है। तो कितना? 15 से 20। 1 महीने का शिशु का कितना होता है? 11 से 15 डेसीमीटर स्तर होता है दोस्तों। अब बच्चे में 11 से 13 डेसीमीटर दोस्तों। वयस्क पुरुष 18 वर्ष से अधिक में दोस्तों 14 से 18 डेसीमीटर दोस्तों। वयस्क महिला 18 वर्ष से अधिक दोस्तों, इसमें 12 से 16 डेसीमीटर दोस्तों। मध्यम आयु के पुरुष में 12.4 से 14.9 डेसीमीटर दोस्तों। मध्यम आयु की महिला में दोस्तों 11.7 से 13.8 डेसीमीटर दोस्तों। कितना होता है? 11.7 से 13.8 डेसीमीटर दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रोग, डिजीज देखिए दोस्तों। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ माने परजीवी जनित रोग है जो मादा एनाफिलीज मच्छर फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो के काटने से होता है। जब मादा एनाफिलीज किसी स्वस्थ मनुष्य को काटती है, तब लार के साथ यह परजीवी भी मनुष्य के रक्त में प्रवेश कर जाता है। प्रवेश करने के बाद यह यकृत कोशिकाओं, लिवर सेल्स या वह लाल रक्त कणिकाओं, रेड ब्लड सेल्स को नष्ट करता है दोस्तों। क्या करता है? फिर से पढ़ा जाए। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। VBI है, बार बार एग्जाम में आपका पूछा जाता है। जो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। जब मादा एनाफिलीज किसी स्वस्थ मनुष्य को काटती है, तब लार के साथ यह परजीवी भी मनुष्य के रक्त में प्रवेश कर जाता है। प्रवेश करने के बाद यह यकृत कोशिका, लिवर सेल्स में
वह लाल रक्त कणिकाओं रेड ब्लड सेल्स को नष्ट करता है। सबसे पहले रोनाल्डो रोस ने बताया था कि मलेरिया रोग परजीवी द्वारा फैलता है जो मच्छर के काटने से होता है। उन्हें इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया साथियों। मलेरिया की लक्षण देखिए, कभी लगकर तेज बुखार आना दोस्तों मलेरिया का लक्षण है। जोड़े में दर्द और उल्टी दोस्तों इसका मलेरिया का लक्षण है। पसीना आकर बुखार का सामान से होना दोस्तों मलेरिया का लक्षण है। सिर दर्द, उबकाई और मांसपेशियों में दर्द ये भी मलेरिया का लक्षण है। रोगी का अत्यधिक कमजोर हो जाना मलेरिया का लक्षण है दोस्तों। मलेरिया के कारण खून में कमी हो जाती है दोस्तों। मलेरिया के कारण क्या था, खून में कमी हो जाती है दोस्तों। पीलिया का कारण वृद्धि होना दोस्तों मलेरिया के कारण नहीं, तो पीलिया के कारण वृद्धि होना मलेरिया के कारण होता है। मलेरिया के कारण खून में कमी हो जाता है। रोगी अत्यधिक कमजोर हो जाता है दोस्तों। सिर दर्द, उबकाई व मांसपेशियों में दर्द हो जाता है। पसीना आकर बुखार का समान रूप हो जाता है और जोड़ों में दर्द, उल्टी हो जाता है दोस्तों। कभी लगाकर तेज बुखार आना दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रोकथाम व उपचार दोस्तों। मच्छरों को अपने आसपास ना आने दे मच्छरों को अपने आसपास ना आने दें, उनसे बचना चाहिए। मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचित रहता है। इससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है दोस्तों और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है दोस्तों। पानी को खुले में इकट्ठा ना होने देना। पानी को खुले में इकट्ठा ना होने देना। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें मरीज को क्लोरोक्विन, प्राइमेक्सिन, फेनोड्रिन, मेप्लोक्विनिन, हेलोफेंड्रिन आदि दवाइयाँ दी जाती है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए इसमें मरीज को क्लोरोक्विन, प्राइमेक्सिन, फेनोड्रिन, मेफ्लोक्विन, हेलोफेंड्रिया आदि दवाइयाँ दी जाती है। तो तेज बुखार होने पर माथे का बर्फ की पट्टी रखी जाती है। तो तेज बुखार होने पर माथे पर बर्फ की पट्टी रखी जाती है साथियों। इस रोग की पहचान के लिए एमपी टेस्ट क्या किया जाता है, एमपी टेस्ट किया जाता है दोस्तों रोग की पहचान के लिए। मलेरिया को दूर करने की पुनः दवाई सिंकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है दोस्तों। हम लोग आगे बढ़ते हैं। डेंगू देखिए, डेंगू एक विषाणु वायरस से होने वाला बीमारी है। इसे एडिस एजिप्टी नामक संक्रमित मादा मच्छर के काटने से फैलता है। डेंगू एक विषाणु से होने वाला बीमारी है दोस्तों जो एडिस एजिप्टी नामक संक्रमित मादा मच्छर के काटने से फैलता है। डेंगू एक तरह का वायरल बुखार है। क्या दोस्तों, एक तरह का वायरल बुखार है। जब एडिस मच्छर एक संक्रमित व्यक्ति मतलब इन्फेक्टेड पर्सन को काट कर किसी अन्य स्वास्थ्य व्यक्ति को काटता है तो वह व्यक्ति डेंगू से संक्रमित हो जाता है। जब एडिस मच्छर एक संक्रमित व्यक्ति को काट कर किसी अन्य स्वास्थ्य व्यक्ति को काटता है तो इस रोग को संचरण ट्रांसमिशन होता है दोस्तों और व्यक्ति डेंगू से संक्रमित हो जाता है दोस्तों। एडिस मच्छर का घर के अंदर भंडारण और अलमारी अंधेरे स्थानों पर रहता है। यह दिनों में क्रियाशील होता है। बाहर यह ठंडी और छायादार जगहों पर पाई जाती है दोस्तों। मादा एडिस रुके जल कूलरों, टायरों और खाली बाल्टियों के घर के आसपास या अन्य स्थानों पर अंडे देती है। क्या बोला गया दोस्तों, मादा जो एडिस मच्छर होता है ना, जल में कूलरों, टायरों और खाली बाल्टियों पर घर के आसपास या अन्य स्थानों पर अंडे देती है। सामान्यतः डेंगू को उष्ण कटिबंधीय रोग ट्रॉपिकल डिजीज की संज्ञा दी गई दोस्तों तथा इसे हड्डी तोड़ ज्वर, बोन ब्रेकिंग फीवर भी कहा जाता है साथियों। ये आगे चलते हैं हम लोग। डेंगू के लक्षण देखिए। आमतौर पर डेंगू के लक्षणों में एक साधारण बुखार होता है और किशोरों एवं बच्चों में इसकी आसानी से पहचान नहीं की जा सकती है। डेंगू में 104 फ़ारेनहाइट डिग्री का बुखार होता है। तो डेंगू में 104 फ़ारेनहाइट डिग्री का बुखार होता है। सिर दर्द, मांसपेशियां, हड्डियों और जोड़ों में दर्द, जी मचलना, उल्टी लगना, आँखों के पीछे दर्द और ग्रंथियों में सूजन, त्वचा पर लाल
सकते हो दोस्तों। किसका लक्षण है दोस्तों? ये डेंगू के लक्षण के डेंगू के लक्षण है दोस्तों। डेंगू से बचाव की देखिए हम लोग देखते हैं। डेंगू बुखार के उपचार के लिए एसिटामिनोफेन टेबलेट के साथ दर्द निवारक का प्रयोग शामिल है। इसके अतिरिक्त खूब तरल पदार्थ पीने और आराम करने की सलाह दी जाती थी, और इसका सबसे अच्छा तरीका मच्छरों की रोकथाम था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनीमिया जो है दोस्तों, शरीर में खून की कमी के कारण रोग होता है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन एक ऐसा तत्व है जो शरीर में खून की मात्रा बताता है। स्वस्थ शरीर में पुरुषों में इसकी मात्रा 12 से 16% तथा महिलाओं में 11 से 14% के बीच होता है दोस्तों, होनी चाहिए। चलिए एक बार फिर देखते हैं। एनीमिया शरीर में खून की कमी के कारण ये रोग होता है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन एक ऐसा तत्व है जो शरीर में खून की मात्रा बताता है। स्वस्थ शरीर में पुरुषों में इसकी मात्रा 12 से 16% तथा महिलाओं में 11 से 14% के बीच होनी चाहिए। एनीमिया जब होता है जब शरीर के रक्त में लाल कण कोशिकाओं शरीर के रक्त में लाल कणों की कोशिकाओं सेल्स को नष्ट करने की देर, उनके निर्माण की दर अधिक होती है दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एनीमिया के लक्षण। कमजोरी एवं बहुत अधिक थकावट एनीमिया का लक्षण है। त्वचा का सफ़ेद दिखना, ये भी एनीमिया का लक्षण है दोस्तों। त्वचा का जो सफ़ेद दिखना किसका लक्षण है? एनीमिया का दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर जीभ, नाखूनों एवं पलकों के अंदर सफ़ेदी दोस्तों, एनीमिया का लक्षण है। चक्कर आना, विशेषकर लेट कर एवं बैठ कर उठने में दोस्तों। बेहोश होना और सांस फूलना, हृदय गति का तेज होना, ये दोस्तों आपका क्या है? ये सब आपका एनीमिया का है दोस्तों। एनीमिया का लक्षण है। चेहरे और पैरों पर सूजन दिखाई देना, ये भी एनीमिया का लक्षण है दोस्तों। उपचार देखिए, एनीमिया से उपचार और रोकथाम कैसे किया जाए एनीमिया का दोस्तों। लोह तत्व युक्त चीज़ों का सेवन करें, आपका ये हो गया सही। चलिए, विटामिन ए एवं सी के युक्त खाद्य पदार्थ खाना दोस्तों। देखिए, उपचार एवं रोकथाम में क्या? लोह तत्व युक्त चीज़ों का सेवन करना, विटामिन ए एवं सी युक्त खाद्य पदार्थ बनाना, फोलिक एसिड, शरीर में स्वस्थ लाल रक्त कण बनाने के लिए फोलिक एसिड की आवश्यकता होती है। फोलिक एसिड की कमी से एनीमिया की बीमारी होती है। तो फोलिक एसिड की कमी से क्या होता है? एनीमिया की बीमारी होती है। फोलिक एसिड के स्रोत में गहरे हरे रंग की पत्तेदार सब्जियां, मूंगफली एवं अंडे, कुरमुत्ता, मशरूम, मटर व फलियों, दालें, सूखे और मेवे, गुड़। दालें, फलियां हो गया, मटर हो गया, सूखे मेवे, गुड़, मछली, विटामिन ए। जैसे देखिए, फोलिक एसिड फोलिक एसिड के स्रोत गहरे हरे रंग का पत्तेदार सब्जियां, मूंगफली, अंडे, कुकुरमुत्ता, मशरूम, मटर व फलियों, दालें, सूखे मेवे और गुड़, मछली आदि दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए के स्रोत। विटामिन ए के संक्रमण से शरीर की रक्षा करता है। गहरे पीले फल एवं हरे रंग का पत्तेदार सब्जियां, खट्टों फल विटामिन ए के स्रोत हैं दोस्तों। खट्टों फल जो किसके स्रोत हैं? विटामिन ए के स्रोत हैं दोस्तों। विटामिन ए के स्रोत क्या? विभिन्न एवं विटामिन एवं संक्रमण से शरीर की रक्षा करता है। गहरे पीले फल, हरे रंग के पत्तेदार सब्जियां या खट्टे फल विटामिन ए के स्रोत से होते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पोलियो देखिए। पोलियो तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम प्रभावित करने वाला संक्रमण रोग है, इन्फेक्शन डिजीज। हाँ, और यह पोलियो वायरस के कारण होता है, जो बच्चे 6 माह के 3 वर्ष तक की उम्र के रोग से होते हैं पोलियो। आगे बढ़ते हैं। यह एक वायरल रोग है जो रीढ़ की हड्डी मौजूद तंत्रिका और एक कोशिकाओं को नष्ट करना।
पोलियो वायरस दोस्तों, पोलियो वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता था या दूषित खाद्य पदार्थों के माध्यम से फैलता था दोस्तों। ये हम लोग आगे देखते हैं, रोकथाम और उपचार देखते हैं थोड़ा दोस्तों। पोलियो वैक्सीन एक निश्चित अंतराल पर बच्चों को दिया जाता है। इसके लिए पोलियो की दवा शिशु के जन्म के तीसरे, चौथे और 5वें माह तक बाद दी जाती है। एडवर्ड के जोनाथन साल्कर ने पोलियो विषाणु पोलियो वायरस के विरुद्ध टीके का निर्माण किया दोस्तों। आगे चलते हैं, एक पल्स पोलियो अभियान दोस्तों। भारत में पोलियो उन्मूलन हेतु यह कार्यक्रम 9 दिसंबर 1995 में शुरू किया गया था। इसका कार्य के अंतर्गत इस कार्यक्रम के अंतर्गत 6 सप्ताह के अंदर से 2 बार पोलियो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें पहले 3 वर्ष तक के सभी बच्चों को बड़े स्तर पर ओरल पोलियो टीके की खुराक पिलाई गई। बाद में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की अनुशंसा 20 जनवरी 1996 को 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों के यह खुराक दी गई। तब से अब तक पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम हर वर्ष चलाया जाता है। अब भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया गया। विश्व पोलियो दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस। सतत एवं व्यापक विकास सिद्धांत लक्ष्य, सतत व्यापक लक्ष्य। संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन 2015 की बैठक में सतत विकास लक्ष्य फैसला लिया गया है कि इस बैठक में अगले 15 साल के लिए 17 लक्ष्यों तय किए गए थे, जिनको 2016 से 2023 की अवधि में हासिल करने का निर्णय लिया गया था। इस बैठक में 193 देश ने भाग लिया। सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दोस्तों। लक्ष्य देखिए, लक्ष्य हो गया गरीबी की समाप्ति, नो पॉवर्टी, भूखमरी से मुक्ति, जीरो हंगर, लोगों के लिए स्वास्थ्य और आरोग्यता दोस्तों, गुड हेल्थ वेल बीइंग दोस्तों, गुणवत्तापरक शिक्षा दोस्तों, लैंगिक क्षमता, जेंडर इक्वलिटी, जल एवं स्वास्थ्य, क्लीन वाटर एंड सस्टेनेबल, किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी दोस्तों, किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा, उत्कृष्टता कार्य और आर्थिक विकास, डिसेंट वर्क एंड द इकोनॉमिक्स ग्रोथ दोस्तों, उद्योग और नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों, और समानताओं में कमी, सामान्य शहरों और सामुदायिक विकास। 12वां देखिए, जमींदारी के साथ उपभोग और उत्पाद दोस्तों, जलवायु कार्रवाई देखिए, जलवायु कार्रवाई दोस्तों। 14वां देखिए, जलीय जीवन की सुरक्षा, जल में जीवन, लाइफ बिलो वाटर दोस्तों, पूरे भूमि पर जमीन, लाइन ऑफ लैंड है। शांति एवं न्याय के लिए संस्थान, लक्ष्यों के भागीदारी दोस्तों। बेलक्रो बनने के लिए पढ़ता हूँ। 1948 की घटना है, जब एक दिन जॉर्ज मिस्टर ने बीजों को अपने कपड़े पर चिपका देंगे तो वे हैरान रह गए। इन बातों को बारीकी से देखने पर पता चला कि बीजों में छोटे छोटे हुक थे। इनकी मदद से बीज कपड़े के रेशे पर अटक गए थे। यह देखकर जॉर्ज मिस्टर ने आइडिया आया बेलक्रो बनाने का। क्या आइडिया आया दोस्तों? इनकी मदद से बीज कपड़े के रेशों पर अटक गए थे। यह देखकर जॉर्ज मिस्टर की आइडिया आया बेलक्रो को बनाने का। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेल में लिखी गई जानकारी दोस्तों, पहला श्रेणी है, दूसरा में ट्रेन मेजर है दोस्तों, तीसरा ट्रेन का नाम है
चौथा होगा सफल शुरू होने की तारीख तथा माध्यम से सफल शुरू होने की तारीख तथा समय, गंतव्य स्थान पर पहुंचने की तारीख तथा समय। ये आपका भी गलत है। टिकट प्रारंभ होने का, टिकट समाप्त होने का स्थान, बर्थ का नंबर, किराया, कुल दूरी दोस्तों, पीएनआर संख्या। क्या होगा आपका हो जाएगा दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बर्थ का किराया और किराया और कुल दूरी दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग। पानी के बिल में दी गई जानकारी, उसका विभाग जैसे जल विभाग, राज्य सरकार का नाम, बिल किसके लिए उत्तरदायी होता है, राज्य सरकार के लिए दोस्तों। कितने महीने का बिल होता है, 3 महीने का दोस्तों। बिल किस तारीख तक होता है, कितने पैसे भरने पड़ेंगे दोस्तों। बिल किस तारीख तक होता है और कितने पैसे भरने पड़ेंगे। हो गया दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम, सजीव और निर्जीव घटकों, लिविंग, सजीव और निर्जीव घटक, लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट से दोस्तों मिलकर एक तंत्र बनाता है जिसे परिस्थापित तंत्र, इकोसिस्टम कहते हैं दोस्तों। परिस्थितिकी यंत्र जलीय हो या स्थलीय, उसकी संरचना में 2 घटकों से मिलकर बनती है। सजीव घटक व निर्जीव घटक है दोस्तों। हम आगे बढ़ते हैं। सजीव घटक, लिविंग कंपोनेंट दोस्तों, सभी घटक के अंतर्गत पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, सूक्ष्म जीव आते हैं। ये घटक एक दूसरे के लिए पोषण आहार की कार्य करते हैं। पोषण न्यूट्रिएंट्स के आधार पर सजीव घटकों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। उत्पादकता देखिए, ऑटोट्रोफ्स जो सजीव घटक, लिविंग कंपोनेंट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। इन्हें उत्पादक, प्रोडक्शन भी कहते हैं। जैसे हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर क्लोरोफिल द्वितीय की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं दोस्तों। चलिए साथियों, दूसरा पॉइंट है उपभोक्ता, कंज्यूमर्स। जो जीव भोजन के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से उत्पादक अर्थात हरे पौधे पर निर्भर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उपभोक्ता, कंज्यूमर्स कहते हैं। भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के कारण इन्हें क्या कहते हैं, परपोषी भी कहते हैं। उपभोक्ता को 3 भागों में बांटा जा सकता है दोस्तों। प्रथम चरण उपभोक्ता क्या कहलाता है, फर्स्ट स्टेज कंज्यूमर दोस्तों, जो शाकाहारी जंतु और भोजन के लिए सीधे उत्पादक अर्थात हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं। प्रथम चरण के उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे गाय, बकरी, हिरन, खरगोश आदि पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं दोस्तों। द्वितीय चरण के उपभोक्ता देखिए, सेकंड स्टेज कंज्यूमर दोस्तों, जो शाकाहारी जंतुओं में भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, द्वितीय चरण के उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे शेर, चीता, भेड़िया आदि बकरी, हिरन, खरगोश का शिकार करते हैं। मेढक द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, वे कीड़ों मकोड़ों को खाता है। तृतीय उपभोक्ता चरण देखिए दोस्तों, इसी प्रकार द्वितीय चरण के उपभोक्ता अर्थात शेर, चीता आदि को मृत अवस्था में भोजन के रूप में ग्रहण करने वाली जीव तृतीय चरण के उपभोक्ता या अपमार्जक डिस्टर्जेंट कहलाते हैं। जैसे गिद्ध, बाघ, चील, सांप, कौवा मृत जानवरों का मांस खाते हैं दोस्तों। के अलावा तृतीय उपभोक्ता देखिए, इस प्रकार द्वितीय चरण के उपभोक्ता अर्थात शेर, चीता आदि को मृत अवस्था में भोजन के रूप में ग्रहण करने वाली जीव तृतीय चरण की उपभोक्ता या अपमार्जक कहलाते हैं। जैसे गिद्ध, बाज, चील, सांप तथा कौवे मृत जानवरों का मांस खाते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब घटक देखिए, अब घटक डिकम्पोजर्स दोस्तों। प्रकृति में बहुत जीव ऐसे होते हैं जो मृत जीवधारियों, डेड ऑर्गेनिज्म एवं सड़ी गली वस्तुओं को खाकर इनसे पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, कवक आदि। मृत
शरीर से पोषण लेने के कारण इन्हें मृतपोषी भी कहा जाता है। निर्जीव घटक देखिए दोस्तों, पर्यावरण निर्जीव घटक के अंतर्गत स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल आते हैं। इसके अंतर्गत चट्टानें, मिट्टी और पानी और जलवायु आती है। निर्जीव घटक के कारण ही सजीवों का विकास बेहतर ढंग से संभव है। किसी भी निर्जीव घटक के लिए अधिक या कम होने की परिस्थितियां अत्यंत असंतुलित हो जाता है दोस्तों। ऊर्जा देखिए, एनर्जी, ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत सूर्य दर्शन है। पौधे जो है सूर्य की ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण में इस्तेमाल करता है, इसलिए इन्हें उत्पादक को ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है दोस्तों। शाकाहारी पौधे को खाते हैं, वे उपभोक्ता कंज्यूमर्स कहलाते हैं। मांसाहारी शाकाहारियों को भोजन बनाते हैं। इस प्रकार से ऊर्जा का स्थानांतरण एक प्रणाली से दूसरे तक होती है। कुछ ऊर्जा उष्मा हीट के रूप में विलीन होती है दोस्तों। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा संसाधन और वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्स दोस्तों। नवीकरण क्या है? नवीकरण के उदाहरण बेस्ट ऑफ रेनवाल दोस्तों। नवीकरणीय रेनवाल, ये ऐसे ऊर्जा संसाधन होते हैं जिनकी बहुलता बनी रहती है, उनका नवीनीकरण हो सकता है, जैसे सौर ऊर्जा, जल विद्युत, पवन ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास, ज्वारीय ऊर्जा के उदाहरण है दोस्तों। ये लोग आगे बढ़ते हैं। और नवीकरणीय दोस्तों, नॉन रिन्यूएबल दोस्तों, ये ऐसे ऊर्जा संसाधन है, ऐसे ऊर्जा का संसाधन होता है जो एक बार खत्म होने के बाद दोबारा नहीं बनाया जा सकता है। और नवीकरणीय में क्या होता है? ऐसे ऊर्जा संसाधन होते हैं जो एक बार खत्म होने के बाद दोबारा नहीं बनाया जा सकते हैं। इसमें सभी प्रकार के खनिज सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम और थोरियम आदि दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग ऊर्जा परंपरागत स्रोत देखते हैं। ये क्या था? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। इसका उदाहरण क्या है? कोयला है, खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है, यूरेनियम है, थोरियम है आदि दोस्तों। नवीकरणीय में क्या क्या था, ये भी उदाहरण देखिए आप लोग। उदाहरण पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा दोस्तों। सौर ऊर्जा है, जल विद्युत है, पवन ऊर्जा है, बायोगैस है, बायोमास है, ज्वारीय ऊर्जा है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत जीवाश्मीय ईंधन दोस्तों। क्या है? जीवाश्मीय ईंधन है, फॉसिल फ्यूल्स है दोस्तों। जीवाश्मीय ईंधन के निर्माण में कई वर्ष लग जाते हैं और उनका नवीनीकरण नहीं हो सकता। जीवाश्म फॉसिल्स उन जीवों के अवशेष हैं जो कि बहुत वर्ष पहले जीते थे। जीवाश्म ईंधन वे पेड़ पौधे हैं जो पृथ्वी के नीचे दब गए थे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जीवाश्म ईंधन देखिए, फॉसिल फ्यूल। कोयला है क्या? यह एक ठोस पदार्थ है। हमारे देश में कोयले की खानें बिहार के रानीगंज, झरिया और धनबाद नगरों के पास पाई जाती है दोस्तों। बिहार में कोयला दोस्तों, क्या बोलो? जीवाश्म ईंधन क्या? फॉसिल फ्यूल कोयला, ये एक ठोस पदार्थ है। हमारे देश में कोयले की खानें बिहार के रानीगंज, झरिया और धनबाद नगरों के पास पाई जाती है दोस्तों। कोयल देखिए, तेल, ये एक द्रव धातु है। भारत में तेल पश्चिमी तट और राजस्थान, गुजरात, असम के डिगबोई क्षेत्र से बनाई जाती है, लाया जाता है दोस्तों। असम तथा क्या बोला गया? पश्चिमी तट पर, भारत के तेल पश्चिमी तट पर स्थित राजस्थान, गुजरात, असम और डिगबोई तेल में क्षेत्रों में पाया जाता है। चलिए पराकृतिक गैस देखिए, नेचुरल गैस, ये विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वो खाना पकाने के प्रयोग में आने वाली गैस को एलपीजी
या दर पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं, और यह सिलेंडरों में भरकर लाई जाती है दोस्तों। क्या में? सिलेंडरों में भरकर लाई जाती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। संपीड़न प्राकृतिक गैस क्या है? संपीड़न प्राकृतिक गैस CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यातायात के वाहनों में प्रयोग में लाई जाती है, जैसे बस, कार, स्कूटर, ऑटो रिक्शा दोस्तों। टैक्सियों आदि में CNG का मुख्य बिंदु मीथेन है दोस्तों। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत देखिए, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ द एनर्जी दोस्तों। नवीनीकृत संसाधन है, ये नवीनीकृत संसाधन है, और यह कभी समाप्त नहीं होने वाली है दोस्तों। फिर से देखिए, यह नवीनीकृत संसाधन है और यह कभी समाप्त नहीं होने वाली है दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। सौर ऊर्जा एक सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह प्रकृति में व्यापक रूप से पाई जाती है। यह प्रदूषण रहित है दोस्तों। सौर सेल के निर्माण में सिलिकॉन पदार्थ का उपयोग किया जाता है। सही बात है दोस्तों। सिलिकॉन एक अर्धचालक सेमीकंडक्टर है जो प्रकाश के विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक एनर्जी में परिवर्तित कर सकता है। सौर सेल का उपयोग विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, संचार तंत्रों, ट्रैफिक सिग्नलों, खिलौनों आदि में किया जा सकता है दोस्तों। क्या बोला? सौर सेल का निर्माण सिलिकॉन पदार्थ का उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन एक अर्धचालक सेमीकंडक्टर है जो प्रकाश के विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है। सौर ऊर्जा का उपयोग विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, संचार तंत्र, ट्रैफिक सिग्नलों, खिलौने आदि में शामिल किया जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वायु ऊर्जा, वाइंड एनर्जी। वायु ऊर्जा का पारंपरिक रूप घरेलू कार्यों के लिए और अधिक क्या बोला गया? वायु ऊर्जा का पारंपरिक रूप से घरेलू कार्यों के लिए, खेतों की सिंचाई के लिए, मीठी पानी उठाने मतलब सिंचाई के लिए पानी उठाने के लिए काम हुआ। वायु की गति ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित है। वायु की गति ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, उसमें परिवर्तित होकर लाई जाती है। जल विद्युत ऊर्जा दोस्तों। जल विद्युत ऊर्जा कहता है हाइड्रो इलेक्ट्रोसिटी दोस्तों। गिरते हुए जल की स्थिति ऊर्जा या बहते, क्या बोला गया? जल विद्युत ऊर्जा दोस्तों। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी दोस्तों। गिरते हुए जल की स्थिति ऊर्जा या बहते हुए जल की गति ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न होती है। विद्युत उत्पन्न की जाती है, जल विद्युत कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? जल विद्युत कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी। ज्वारीय शक्ति या ज्वारीय ऊर्जा जल विद्युत का एक रूप है। ज्वारीय ऊर्जा समुद्र या सागर की लहरों से ज्वारीय ऊर्जा तो समुद्र की या सागर की लहरों की ऊर्जा है। समुद्र में आने वाले ज्वार भाटा की ऊर्जा को उपयुक्त टरबाइन लगाकर विद्युत शक्ति में बदल दिया जाता है दोस्तों। जैसे देखिए, ज्वारीय ऊर्जा क्या है? ज्वारीय शक्ति या ज्वारीय ऊर्जा का जल विद्युत का एक रूप है। ज्वारीय ऊर्जा समुद्र की या सागर की लहरें की ऊर्जा है। समुद्र में आने वाले ज्वार भाटा की ऊर्जा को उपयुक्त टरबाइन लगाकर विद्युत शक्ति में बदल दिया जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भूतापीय ऊर्जा देखिए, जियोथर्मल एनर्जी दोस्तों। वह ऊर्जा है जिसे पृथ्वी में संग्रहित ताप से निकाला जाता है दोस्तों। बायोगैस देखिए, जैव गैस है दोस्तों, और गोबर गैस को कहते हैं हम लोग बायोगैस। बायोमास का वह पादप सामग्री है जिसका प्रकाश संश्लेषण के परिणाम स्वरूप निर्माण हुआ है। बायोमास ऊर्जा के स्रोत हैं। इन्हें सीधे जलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है या इनको विभिन्न प्रकार के जैव ईंधनों में परिवर्तित करने के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण गन्ने की खाई, धान की भूसी, अनुपयोगी लकड़ी आदि दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक जीव से दूसरे जीव के स्थानांतरण देखिए दोस्तों। खाद्य श्रृंखला या फूड चेन में भोजन के रूप में ऊर्जा एनर्जी का केवल 10% भाग एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर फॉर्मल ट्रॉपिक लेवल टू अदर ट्रॉपिक लेवल स्थानांतरित होता है। यह नियम लिंडमान का 10% का नियम कहलाता है दोस्तों। जब जानवर पौधे का उपभोग करती है
तो भोजन में लगभग 10% ऊर्जा जो है जानवरों के मांस में समा जाती है, जो अगले पोषी स्तर मांसाहारी के लिए उपलब्ध होती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा हस्तांतरण एनर्जी ट्रांसफर के रूप में के 10% के नियम के अनुसार प्रत्येक पोषण स्तर में केवल 10% ऊर्जा ही अगले पोषण स्तर में पहुंचती है। इसका मतलब है कि अगर चौथे स्तर पर 7 किलो जूल ऊर्जा है तो तीसरे पोषण स्तर में 70 kg ग्लूकोज ऊर्जा होगी। दूसरे पोषक स्तर पर 700 किलो जूल ऊर्जा होगी और पहले पोषण स्तर यानी उत्पादक स्तर में 7000 किलो जूल ऊर्जा होगी। दोस्तों पोषक स्तर एक पोषण गज स्तर दोस्तों ट्रॉफिक है लेवल। दूसरों के स्थानांतरण के लिए 10% ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी के रूप में उपलब्ध होता है। दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों साथियों, पेट्रोलियम के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए पेट्रोलियम जो प्राकृतिक रूप से बनता है, पर इसके बनने की गति बहुत धीमी होती है। इसके बनने में लाखों करोड़ साल लग जाते हैं। तो कितने लगते हैं? लाखों करोड़ों साल। दोस्तों जमीन से निकलने वाला कच्चा तेल क्या होता है? गहरे रंग का गाढ़ा द्रव होता है दोस्तों, तरल होता है। क्या होता है? गाढ़े रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसमें गंध होती है। इसे रिफाइन किया जाता है। रिफाइन होने के बाद इससे मिट्टी का तेल और डिजाइन पेट्रोल, वायुयान में प्रयोग होने वाले ऑयल, एलपीजी, मोम, कोलतार और ग्रीस बनता है। दोस्तों क्या बोला गया? जमीन से निकलने वाला कच्चा तेल गहरे रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसमें गंध होती है। इसे रिफाइन किया जाता है। रिफाइन होने के बाद इससे मिट्टी का तेल, डीजल और पेट्रोल और वायुयान में प्रवेश होने वाली ऑयल, एलपीजी, मोम, कोलतार, ग्रीस बनता है। भारत में तेल क्षेत्र वाले राज्य आपका असम हुआ, गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, महाराष्ट्र हुआ, मुंबई हाईवे हुआ, तमिलनाडु हुआ, अरुणाचल प्रदेश है। दोस्तों भारत के तेल क्षेत्र वाले राज्य असम हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र, मुंबई हाई और तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश। असम के डिगबोई क्षेत्र, नहरकटिया क्षेत्र, मोरन हुगरीजन आदि प्रमुख तेल शोधक हैं। असम के डिगबोई क्षेत्र में नहर कटिया क्षेत्र, मोरन हुगरीजन क्षेत्र आदि प्रमुख तेल क्षेत्र है। सबसे अधिक तेल का उत्पादन 3 राज्यों में होता है। आपका असम हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान से मिलकर तटवर्ती क्षेत्रों में 96% से अधिक तेल का उत्पादन करता है। दोस्तों असम सबसे अधिक तेल का उत्पादन 3 राज्यों में होता है, असम, गुजरात, राजस्थान। ये क्षेत्र मिलकर तटवर्ती क्षेत्र 96% से अधिक तेल का उत्पादन कर रहा है। गैस देखिए, द्रव से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण वेपोराइजेशन कहते हैं। वाष्पीकरण की प्रक्रिया उस समय सबसे धीमी होती है जब सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होती है। जब सतह का क्षेत्र बड़ा होता है तो तापमान कम या अधिक होने की स्थिति में वाष्पीकृत होता है। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन आदि ग्रीन हाउस गैस होती है। ये गैस जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती है और इनसे विश्व की गर्मी बढ़ रही है। भारत में क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर रोक लगा दी गई। इसमें फिर से देखिए, सरफेस एंड टेम्परेरी दोनों में कमी होती है। जब सतह का क्षेत्र बड़ा होता है तो तापमान कम या अधिक होने की स्थिति में भी वाष्पीकरण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन आदि ग्रीन हाउस गैस होती है। ये गैस जलवायु परिवर्तन के कारण जिम्मेदार होती है और इनसे विश्व में गर्मी बढ़ी रहती है। भारत में क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर रोक लगा दी गई है।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस दोस्तों, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है दोस्तों। नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन वायु में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है दोस्तों, लगभग 78%। ऑक्सीजन की मात्रा 21% और आर्गन की मात्रा 0.93% दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 0.03%। हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। इस अन्य सभी गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं दोस्तों। ग्रीन हाउस गैस देखिए दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस बहुत सारी गैसों का एक मिश्रण है जो वायुमंडल की गर्मी को रोकने में सक्षम होती है। इसकी वजह से पृथ्वी की सतह गर्म तथा पृथ्वी के वातावरण में होने वाले बदलाव, इसके सतह का तापमान में होने वाले बदलाव में इन गैसों का मुख्य कारण है दोस्तों। तो देखिए हम लोग देखते हैं फिर से, ग्रीन हाउस गैस बहुत सारी गैसों का एक मिश्रण है जो वायुमंडल में गर्मी को रोकने में सक्षम होता है। इसकी वजह पृथ्वी की सतह पर गर्म रहती है और पृथ्वी के वातावरण में होने वाले बदलाव और इसके सतह तापमान में होने वाले बदलाव में इन गैसों का मुख्य कारण देखिए। ग्रीन हाउस प्रभाव मूल कारण ये ग्रीन हाउस गैसों ही होती है। जब वातावरण में इन गैसों में बढ़ोतरी होती है तो इसका प्रभाव बढ़ जाता है। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है और मौसम चक्र को भी बदलता है। ग्रीन हाउस गैसें जितनी अधिक होगी पृथ्वी की सतह का तापमान उतना ही अधिक बढ़ेगा। इसी की वजह से इन सभी गैसों को मिलाकर ग्रीन हाउस गैस के नाम से जाना जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। वातावरण में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों CO2 हो गया, सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन आपका CH4 हो गया दोस्तों। जलवाष्प वाटर वेपर हो गया। नाइट्रस ऑक्साइड N2 पर हो गया दोस्तों। फ्लुओरीनीकृत गैस दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मानव द्वारा निर्मित और संश्लेषित ग्रीन हाउस गैस निम्नलिखित है। मानव द्वारा निर्मित या संश्लेषित ग्रीन हाउस गैस निम्नलिखित में है दोस्तों। तो क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCS, परफ्लोरोकार्बन PFCS, सल्फर हेक्साक्लोराइड दोस्तों SF6 होगा। क्या होगा? SF6। फिर से देखिए, मानव द्वारा निर्मित या संश्लेषित ग्रीन हाउस गैस निम्नलिखित दोस्तों। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका CFC सही है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC सही है दोस्तों। परफ्लोरोकार्बन सल्फर हेक्साक्लोराइड है दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के प्रमुख कारण निम्नलिखित में है दोस्तों। ग्रीन हाउस गैसों के वृद्धि के प्रमुख कारण निम्नलिखित में कौन कौन है देखिए। औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन दोस्तों, नगरीकरण, अर्बेनाइजेशन दोस्तों, उपभोक्तावादी संस्कृति, ये भी हो जाएगा आपका। वाहनों में जीवाश्म ईंधन के जलने की उत्पन्न धुआं दोस्तों, ये भी आपका ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि के कारण बनता है। वनों का विनाश दोस्तों, ये भी आपका दोस्तों होगा। हम लोग वर्षा के बारे में चलिए चर्चा करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वायुमंडल की नमी से मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं। वर्षा जल के साथ ये एसिड भूमि पर आ जाते हैं, जिससे आँखों एवं त्वचा के रोग उत्पन्न होते हैं। वनस्पतियों को भी नुकसान पहुंचता है तथा संगमरमर की इमारतें भी पीली पड़ जाती है, जिसे स्टोन कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्वे एसिड रेन में सबसे सर्वाधिक प्रभावित एसिड रेन में सर्वाधिक प्रभावित देश है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उष्माद्वीप देखते हैं, हीट आइलैंड दोस्तों। उष्माद्वीप का मतलब है कि किसी नगर और महानगरीय क्षेत्र का एक ऐसा हिस्सा जो आसपास के क्षेत्र की तुलना में अधिक गर्म होता है। यह आमतौर पर इंडस्ट्रियल एरिया होता है, जहाँ कई सारी फैक्ट्रीज होती है दोस्तों। उष्माद्वीप के बनने का यह कारण है कि नगरीय क्षेत्रों में प्राकृतिक भूमि कवर को सड़कों
इमारतों और अन्य सतहों से बदल दिया जाता है, जो सूर्य की गर्मी को अवशोषित एब्जॉर्ब और धारण करते हैं दोस्तों। ऊष्मा द्वितीय प्रभाव से पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य, समाज पर कई प्रकार के बुरे प्रभाव पड़ते हैं दोस्तों। वायु गुणवत्ता सूचकांक, एयर क्वालिटी इंडेक्स दोस्तों, AQI मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स वायु गुणवत्ता सूचकांक है, जो यह बताने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रणाली है वर्तमान में हवा कितनी प्रदूषित है। यह कितनी प्रदूषित होने का अनुमान लगाता है दोस्तों। मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स रेंज में 0 से 500 तक होता है। कितना होता है रेंज दोस्तों? 0 से 500 तक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स स्वच्छ वायु अधिनियम द्वारा नियंत्रित 5 प्रमुख वायु प्रदूषकों के स्तरों पर आधारित है साथियों। ग्राउंड लेवल 0 पार्टिकल पोल्यूशन, कार्बन मोनोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोस्तों। ओजोन परत को देखिए, चलिए हम लोग ओजोन परत। द ओजोन लेयर पृथ्वी के वायुमंडल अर्थ ऑफ द एटमॉस्फेयर की एक परत है जिसमें ओजोन गैस की सघनता होती है। क्या होती है दोस्तों? कॉन्सेंट्रेट ऑन जोन ओजोन गैस अपेक्षाकृत अधिक होती है। ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन संभव है। यह परत सूर्य की उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश की 90 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है। इट अब्जॉर्ब 99 ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है साथियों। क्या है? पृथ्वी के जीवन के लिए हानिकारक है। ओजोन परत मुख्यतः स्ट्रेटोस्फीयर मतलब समताप मंडल दोस्तों। स्ट्रेटोस्फीयर में दोस्तों समताप मंडल के निचले भाग में पृथ्वी की सतह के ऊपर लगभग 10 किलोमीटर से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है दोस्तों। कितना है? 10 किलोमीटर से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल क्या होता है? ओजोन की परत के अपक्षय को नियंत्रित करने हेतु 1987 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर समझौता पर हस्ताक्षर किया गया, जिसे मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल एक वैश्विक समझौता है। क्या दोस्तों? एक वैश्विक समझौता है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले लगभग 100 से 100 मानव निर्मित रसायनों जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC हेलोन के उत्पादन और उपभोक्ता का नियमन करता है दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं। मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल 197 देशों में पुष्टि की, जिससे यह संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में सर्वाधिक पुष्टि प्राप्त करने वाली पहली संधि बनी दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं। मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षयकारी मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल जो है दोस्तों ओजोन क्षयकारी पदार्थ के उत्सर्जन को कम करने में सफल रहा है और समय समय पर ओजोन परत पुनरुत्पादन की अनुमति देता है। पुनरुत्थान की अनुमति दोस्तों, समय समय पर ओजोन परत जो है क्या करता है? पुनरुत्थान की अनुमति देता है दोस्तों। वियना समझौता चलिए देखते हैं। वियना कन्वेंशन ओजोन परत को होने वाली हानि से बचाने के लिए अब तक किया गया सबसे महत्वपूर्ण समझौता वियना समझौता भी है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। इस समझौता पर पहली बार 22 मार्च 1985 को 28 देशों द्वारा हस्तांतरित किए गए हैं। इस समझौता का मुख्य उद्देश्य ओजोन परत के क्षरण पदार्थ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस पर नियंत्रण लगाना था दोस्तों। ODS CFC हेलोन हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC मिथाइल क्लोरोफ्लोरोफॉर्म मिथाइल ब्रोमाइड कार्बन टेट्राक्लोराइड हाइड्रोक्लोरोकार्बन आदि शामिल है दोस्तों। जो हम लोग आगे चलते हैं। वियना समझौता के अंदर 1987 में मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल का प्रस्ताव पेश किया गया था दोस्तों। चलिए हम लोग वायुमंडल के बारे में चर्चा करते हैं। हमारे पृथ्वी के चारों ओर वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है दोस्तों। वायुमंडल की संरचना देखिए दोस्तों। हमारा वायुमंडल 5 लेयर्स में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। पहला देखिए क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल किसे कहते हैं?
ट्रोपोस्फेयर को क्षोभमंडल कहते हैं दोस्तों। समताप मंडल देखिए, स्ट्रेटोस्फेयर को समताप मंडल कहते हैं, मध्यमंडल को मीसोफेयर मध्यमंडल को कहते हैं, और वायुमंडल दोस्तों थर्मोस्फेयर को वायुमंडल कहते हैं। अब बहिर्मंडल दोस्तों एक्सोस्फेयर को बहिर्मंडल कहते हैं। बहिर्मंडल किसे कहते हैं? एक्सोस्फेयर को बहिर्मंडल कहते हैं, याद कीजिए। बाह्य वायुमंडल को थर्मोस्फेयर कहते हैं, मध्य मंडल को मेसोफेयर कहते हैं, और सप्ताप मंडल को स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, और क्षोभमंडल को ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों, वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं दोस्तों। आप भाई बहनों से यही गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर किया कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।